ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फुटिंग अंडर इसेंट्रिक कॉलम लोड्स। अभी तक जितनी भी हमने फुटिंग्स पढ़ी हैं ये सारी कंसेंट्रिक फुटिंग थी, जिसमें जो सॉइल प्रेशर बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है, यानी फुटिंग में कोई इसेंट्रिसिटी नहीं होती, कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ये लास्ट एग्जांपल है जिसमें फुटिंग में मूवमेंट की वजह से इसेंट्रिसिटी है, और इसेंट्रिसिटी की वजह से जो प्रेशर फिगर बनेगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। When a column transmits axial load only, the footing can be designed such that the load acts at the centroid of the footing, producing uniform pressure under the footing. However, in some cases, the column transmits an axial load and a bending moment, as in the case of footing of fixed end frames. The pressure Q that develop on the soil will not be uniform and can be evaluated from the following equation. For example, जैसे ये एक शेड बना हुआ है, तो इस शेड की वजह से देखें कि लोड भी ट्रांसमिट हो रहा है कॉलम से फुटिंग में और मूवमेंट भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो लोड और मूवमेंट दोनों होने की वजह से जो नीचे प्रेशर फिगर बनेगी वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे, एक तरफ वैल्यू ज़्यादा होगी, कॉलम में भी ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, दूसरी तरफ वैल्यू कम होगी। तो Q1 मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, P/A, यानी लोड पर यूनिट एरिया प्लस MC/I। और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी P/A माइनस MC/I, where A and I are the area and moment of inertia of the footing respectively. Different soil conditions exist depending on the magnitude of P and M and allowable soil pressure. The different conditions are shown in figure 13.28 and are summarized as follow. ठीक है, इस फिगर में P, M और इसेंट्रिसिटी के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो फुटिंग में जो सॉइल प्रेशर आएगा ये 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट, सॉइल प्रेशर ट्रिपोजाइडल कब होगा, ये ट्रिपोजाइडल कब बनेगी, यानी जैसे ये फिगर में ट्रिपोजाइडल बना कि एक तरफ Q मैक्सिमम है, Q1 ज़्यादा है और Q2 कम है, और दोनों वेरी कर रहे हैं, ट्रिपोजाइडल फॉर्म शेप बन रही है। ये कब होगा, जब E की वैल्यू स्मॉल होगी, यानी E इज़ लेस देन L/6। अगर E की वैल्यू L/6 से कम है देन सॉइल प्रेशर इज ट्रिपोजाइडल। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। Q मैक्सिमम होगा P/A प्लस MC/I, Q मिनिमम होगा P/A माइनस MC/I। A क्या होगा, फुटिंग एरिया है। फुटिंग एरिया मीन लॉन्ग साइड, ये लॉन्ग साइड ऑफ फुटिंग है, इनटू शॉर्ट साइड जो कि आप इन ऑफ प्लेन आउट ऑफ प्लेन होगी, B जिसे हमने कहा था B/L, ये फुटिंग एरिया हो गया। तो यहाँ आपने लिख दिया P/LB प्लस M, उसके बाद C होगा हाफ ऑफ फुटिंग लेंथ। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट आप ले रहे हैं अलॉन्ग Z एक्सिस, यानी इन ऑफ प्लेन आउट ऑफ प्लेन आपने मूवमेंट कंसिडर करना है। तो उस केस में जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लेंथ है L, तो C क्या होता है, वो H/2 जैसे हम कैलकुलेट करते हैं आमतौर पे बीम में, कि मीन्स परपेंडिकुलर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो डिस्टेंस है उसका हाफ लेते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस L है, तो इसका हाफ करेंगे L/2, तो ये C की वैल्यू आएगी। उसके बाद I, ये BH3/12 होता है बीम के केस में। तो हमारे इस फुटिंग के केस में यानी B क्या होगा, जो आपकी शॉर्ट साइड है, और H क्या होगा, ये आपकी जो L है यानी लॉन्ग साइड है, तो ये होगा BL3/12। तो यहाँ देखें आप M इंटू C की जगह पुट करें L/2, सही है, और I की जगह पुट करें BL3/12। तो ऊपर वाला जो L है ये बॉटम जो नीचे L³ है उसके साथ कैंसिल होगा, L² रह जाएगा, और 12 और 2 कैंसिल होकर 6 रह जाएगा। तो इस तरह ये जो टर्म है आपकी MC/I, ये गोया कि कन्वर्ट हो जाएगी, बन जाएगी 6M/BL²। इट मीन्स के Q मैक्सिमम आप डायरेक्ट यहाँ से ये फार्मूला यानी 13.21 इक्वेशन यूज़ करके निकाल सकते हैं, P/LB प्लस 6M/BL²। इसी तरह Q मिनिमम, वो तो सिंपल जो है, ये जो पॉजिटिव साइन है इसको आप नेगेटिव कर देंगे तो Q मिनिमम आ जाएगा।
सेकंड केस जब ई की वैल्यू एग्जैक्ट L/6 हो, ठीक है, यानी ई की वैल्यू बढ़ गई L/6 के इक्वल हो गई, उस केस में फिर सॉइल प्रेशर ट्राइंगुलर हो जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। क्यू मिनिमम 0 होगा, क्यू मैक्सिमम की यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब क्यू मैक्सिमम की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें जब ई की वैल्यू L/6 के इक्वल है, ई होता है हमारा M/P, तो M/P इज इक्वल टू L/6 होगा, तो यहाँ से M की वैल्यू आप निकाल लें, वो क्या हो जाएगी 6P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M आपने निकालना है, ये जो P है बॉटम पे M/P, ये P मल्टीप्लाई होगा L के साथ, तो PL/6 आ जाएगा M इज इक्वल टू PL/6। ये M की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें, 6 इंटू PL/6, तो 6 इससे कैंसिल होगा, P रह जाएगा L, नीचे जो L स्क्वायर है उसके साथ कैंसिल हो गया, नीचे L रह जाएगा, तो गोया कि 6M/BL² ये कन्वर्ट हो जाएगी M की वैल्यू पुट करने के बाद P/LB, तो P/LB ये है, P/LB यहाँ से आ जाएगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2P/LB आ जाएगा Q मैक्सिमम, और Q मिनिमम क्या होगा, जब ये भी P/LB है, ये भी P/LB है, तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो Q मिनिमम 0 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये होगा जब E की वैल्यू L/6 से के इक्वल होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि E की वैल्यू L/6 से एक्सीड कर गई, इसेंट्रिसिटी बढ़ गई, उस केस में भी सॉइल प्रेशर ट्राइंगुलर होगा, लेकिन वो ट्राइंगल कंप्लीट नहीं बनेगी, बल्कि यहाँ तक ट्राइंगल बनेगी, क्योंकि आगे वो उसने ऊपर ऐसे जाना था, ठीक है, ऐसे टेंशन में आना था, और सॉइल पे टेंशन नहीं आती, सॉइल पे सिर्फ कंप्रेशन होती है, इसलिए ये जो अपर ट्राइंगल थी इसको हमने निगलेक्ट करना है, सिर्फ हमने ये लोअर ट्राइंगल बनानी है। तो अब अगर कंसिडर यहाँ पे अगर आप क्यू मैक्सिमम ये वैल्यू निकालना चाहें, तो सिंपल अगर आप कंसिडर करते हैं कि भाई टोटल फुटिंग लेंथ L है और पॉइंट 0 पॉइंट से लेके एज तक डिस्टेंस y है, तो इट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो L माइनस वाई होगा, ठीक है, L माइनस वाई। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आप लेंगे तो ये P बनेगा, P इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम इंटू L माइनस वाई ओवर 2, ठीक है, क्यू मैक्सिमम ये वाला बेस इंटू यानी परपेंडिकुलर, और बेस और हाफ, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर ट्रायंगल का एरिया होता है। अब आप देखें कि L माइनस वाई को हमने लिखा है 3x, क्योंकि इसको हमने सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल से एज तक के डिस्टेंस को हम x एज्यूम करते हैं, तो अगर ये x है सेंटर ऑफ ट्रायंगल टू एंड ऑफ ट्रायंगल x हो, तो ये कंप्लीट बेस बनेगी 3x, तो आप इसको कह सकते हैं कि q p की वैल्यू होगी q मैक्सिमम इंटू 3x इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से q मैक्सिमम आपने निकालना है, तो 2 आपका p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 2p/3x इंटू बी, ये वैल्यू आ जाएगी क्यू मैक्सिमम की। बाकी आगे उसने मज़ीद क्या किया हुआ है कि x को जो है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है L/2 माइनस ई की फॉर्म में, x आपका क्या होगा L माइनस वाई बाई 3, यहाँ से लेके यहाँ तक वो L माइनस वाई है, और x आप इसका 1/3 ले रहे हैं, इसलिए L माइनस वाई बाई 3 ये x की वैल्यू है, तो यहाँ से ये क्यू मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं ये फार्मूला यूज़ करते हुए, यानी क्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3p 2p/3xb, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग में, कि एक में सॉइल प्रेशर ट्रिपोजाइडल बने, दूसरे में सॉइल प्रेशर ट्रायंगुलर बने, और तीसरे में सॉइल प्रेशर जो है ट्रायंगुलर बने लेकिन कंप्लीट ट्रायंगल ना बने, बल्कि एक तरफ कंप्रेशन हो दूसरी तरफ टेंशन हो, टेंशन वाले पार्ट को निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ कंप्रेशन वाले पार्ट रहने देंगे। तो ये फार्मूले इसलिए ड्राइव किए हुए हैं कि आगे चल के इसको यानी फुटिंग को हम जब डिज़ाइन करते हैं तो ये एक मेथड में ये यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट ये है फुटिंग अंडर बाई एक्सियल मोमेंट, तो ये हम आउट ऑफ स्कोप करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो अब एग्जांपल पे आ जाए, एग्जांपल 13.8।
A 12 by 24 inch column of unsymmetrical shed shown in figure 13.30a is subjected to axial load, axial dead load है and movement due to dead load or axial live load or movement due to live load ये given है. The base of footing is 5 feet below final grade and allowable bearing capacity is 5 kg per square feet. Design the footing using FC prime 4 KSI and FY 60 KSI. तो अब आप देखें कि इसमें मूवमेंट भी आ गया है और लोड भी है. तो लोड्स को आप ऐड करें, ये डेड लोड है, लाइव लोड है, टोटल लोड आ गया 385 क्यूब. इसी तरह मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड 180, मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड 140 ऐड हो गया 320 क्यूब फिट. मूवमेंट ओवर लोड लेंगे तो ये इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, यानी 10 इंच इसेंट्रिसिटी आ गई. ये शेड बना हुआ है, ठीक है. इस शेड की वजह से मूवमेंट आ गया और एम ओवर पी से हमारी इसेंट्रिसिटी निकल आई. अब आप देखें, जब इसेंट्रिसिटी आप कैलकुलेट कर लें, अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, ठीक है. फुटिंग सॉल्व करने के दो मेथड हैं. उसमें एक इजी मेथड है, दूसरा थोड़ा सा कम्प्लेक्स है. मेथड 1 और मेथड 2. मेथड 1 क्या है कि मूव द सेंटर ऑफ फुटिंग अ डिस्टेंस ई इज इक्वल टू 10 इंच फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम. In this case, soil pressure will be considered uniformly distributed under the footing. अब आप ये करें, मेथड 1 के अंदर जो इजी मेथड है वो ये कि आप फुटिंग एरिया कैलकुलेट करें. जैसे नेक्स्ट स्टेप में हमने फुटिंग एरिया निकाला है, उसी तरह फुटिंग एरिया टोटल लोड, ठीक है, जो भी आपने सर्विस लोड है 385, टोटल लोड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव सॉइल प्रेशर. अगर हम पैड थिकनेस लेते हैं 20 इंच और तो 20 इंच पैड थिकनेस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 के साथ, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट के साथ, -5 -20 इंच, ठीक है. यानी 5 आपकी टोटल ये ना बेस ऑफ फुटिंग इज 5 फीट बिलो फाइनल ग्रेड. इसमें से आपने पैड थिकनेस माइनस की तो ये सॉइल लेयर आ जाएगी. सॉइल लेयर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गोया कि सॉइल वेट आ जाएगा. ये सॉइल वेट है, ये कंक्रीट वेट है. ये दोनों आपने माइनस करने हैं बेरिंग कैपेसिटी में से, तो इफेक्टिव सॉइल प्रेशर आ जाएगा 4417 पाउंड पर स्क्वायर फीट. इसको यानी 4.42 कह लें. इसको डिवाइड किया लोड से तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 87.1. अच्छा, अगर एक साइड अज्यूम अ फुटिंग विड्थ ऑफ 9 फीट देन फुटिंग लेंथ इज 9.7 फीट. अगर एक साइड आप लेते हैं 9 फीट की, ठीक है, ये एग्जांपल में ली हुई. आप में से अगर कोई इसको स्क्वायर फुटिंग करना चाहे तो वो अंडर रूट करेगा, या अगर कोई और शॉर्ट साइड पुट करना चाहे, 8 फुट करना चाहे, 7 फुट, तो वो भी कर सकते हैं. एग्जांपल में उसने 9 फीट शॉर्ट साइड ली है तो लॉन्ग साइड कितनी आएगी 10 फीट, यानी 9.7 है, उसको हमने 10 कर दिया. तो रिक्वायर्ड एरिया था 87.1 फीट स्क्वायर और 9/10 फुटिंग हमने लेके एरिया कर दिया 90 फीट स्क्वायर. सही है. अब आपने जो 9/10 ये शॉर्ट साइड है और ये लॉन्ग साइड है 10 फीट. अब 10 फीट जो आपकी लॉन्ग साइड है, इस फुटिंग को आपने इस तरह एडजस्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू इसेंट्रिसिटी, ठीक है. वो ये कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आई 10 इंच, तो आप सेंटर ऑफ फुटिंग को 10 इंच इसेंट्रिसिटी दें फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम. उससे क्या होगा कि जिस तरफ आपका शेड है, शेड की तरफ आप फुटिंग पैड को गोया के 10 इंच मूव करें. तो जब फुटिंग पैड की तरफ आप 10 इंच मूव करेंगे, उस केस में आपकी जो पैड है वो दोनों तरफ उसका डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, बल्कि एक तरफ पैड का डिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरी तरफ पैड का डिस्टेंस कम है. यूँ समझे कि सेंटर ऑफ कॉलम से लेफ्ट साइड पे पैड डिस्टेंस होगा 5 फीट 10 इंच और सेंटर ऑफ कॉलम से राइट साइड पे पैड डिस्टेंस होगा 4 फीट 2 इंच. यानी इधर से 10 इंच कम कर दिया, इधर से आपने 10 इंच बढ़ा दिया. इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इस तरह फुटिंग पैड को विद रिस्पेक्ट टू इसेंट्रिसिटी एडजस्ट करेंगे तो सॉइल प्रेशर नीचे यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं बनेगा. यानी ये ट्रिपोडाइडल नहीं बनेगी बल्कि यूनिफॉर्म बन जाएगी. ठीक है जी. तो ये मेथड 1 है इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम फुटिंग को डिज़ाइन करने का. अच्छा, अब आप ये देखें, ये सारा वो लिखा था. सेंटर ऑफ फुटिंग इज 10 फीट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम, 10 इंच अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम. 10 इंच वही है जो आपने इसेंट्रिसिटी 10 इंच निकाली थी.
अच्छा, द डिज़ाइन प्रोसीजर नो इज सिमिलर टू डैट फॉर अ सिंगल फुटिंग। अब गोया कि जब आपने पैड को एडजस्ट कर दिया और प्रेशर को आपने यूनिफॉर्म रहने दिया, अब उसी तरह कैलकुलेशन होगी जिस तरह हम सिंगल कॉलम फुटिंग की कैलकुलेशन करते हैं। यानी उसी तरह आपने वन वे शेयर चेक करना है, फिर पंचिंग शेयर चेक करना है, फिर मैक्सिमम मूवमेंट के अगेंस्ट स्टील डिज़ाइन करना है। Check the depth for two-way and one-way shear action. Determine the bending moment at the face of column for the longitudinal and transverse direction. ठीक है, लॉन्ग डायरेक्शन के लिए मूवमेंट निकालेंगे, शॉर्ट डायरेक्शन की मूवमेंट निकालेंगे। ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ द फुटिंग द क्रिटिकल सेक्शन विल बी ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द कॉलम। अब ये एक पॉइंट जो चेंज होगा उसको आपने समझना है। वो ये कि जब आपने पैड को एडजस्ट किया, यानी 10 इंच आपने पैड शेड की तरफ मूव किया, सही है, उस केस में अब आपका जो ये लेफ्ट फेस है, ठीक है, ये लेफ्ट ओवर हैंगिंग पार्ट जो है ये ज़्यादा इसकी लेंथ है एज कम्पेयर टू राइट ओवर हैंगिंग पार्ट, सही है जी। तो अब आपने जो मूवमेंट कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट पार्ट के लिए करना है। आमतौर पे जो हमने पिछले जितनी भी एग्जांपल की उसमें आप गौर करो, देखोगे तो सबके लिए जो यानी लेफ्ट और राइट ओवर हैंगिंग पार्ट सेम था, ठीक है। यानी इस लेफ्ट फेस ऑफ कॉलम से डिस्टेंस ऑफ फुटिंग पैड, ये और राइट फेस ऑफ कॉलम से डिस्टेंस ऑफ फुटिंग पैड ये दोनों सेम थे, क्योंकि कॉलम बिल्कुल फुटिंग के सेंटर पे था। लेकिन अभी क्योंकि फुटिंग को आपने विद रिस्पेक्ट टू इसेंट्रिसिटी एडजस्ट किया, इसलिए एक तरफ ओवर हैंगिंग पार्ट ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ ओवर हैंगिंग पार्ट कम होगा, ठीक है। तो जिस तरफ ओवर हैंगिंग पार्ट ज़्यादा है उस तरफ आपने मूवमेंट कैलकुलेशन शेयर कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल मूवमेंट कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, अब ये देखें कॉलम के सेंटर से लेके लेफ्ट एंड तक डिस्टेंस है 5 फीट 10 इंच, 5 फीट नहीं है बल्कि 5 फीट 10 इंच है। और कॉलम की ये जो साइड है ये यानी विड्थ है जो कॉलम की ये 24 इंच है। तो फेस तक आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 5 फुट 10 इंच माइनस 12 इंच, ठीक है, हाफ ऑफ कॉलम साइज, यानी 4 फीट 10 इंच आ जाएगा। 4 फीट 10 इंच आपका वही आ गया, 4.833 फीट आ जाएगा। अब आपने उसी तरह नेट सॉइल प्रेशर निकाला, 504 फैक्टर लोड है डिवाइडेड बाय प्रोवाइडेड एरिया, ये 5.6 आया। 5.6 इंटू 9, 9 क्या है जो शॉर्ट साइड है 9 फीट, इंटू पैड लेंथ स्केयर बाय 2 आपने करना है। तो पैड लेंथ कौन सी लेनी है, ओवरहैंग पार्ट की जो आपकी लॉन्गर है, यानी 4.833 स्केयर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से मूवमेंट आ गया, ठीक है, 585.6 की फीट। इस मूवमेंट से आपने आर एन कैलकुलेट करना है, आर एन से रो से स्टील एरिया, फिर बार नंबर प्रोवाइड करनी है। इसी तरह आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखें, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में तो शॉर्टर साइड की कैलकुलेशन में, शॉर्टर साइड में तो देखें कि आपका जो कॉलम है वो सेंटर पे है, यानी इधर भी 6.5 फुट है, 4.5 फुट है, इधर भी 4.5 फुट है, टोटल 9 फुट है। 9 में से आपने सेंटर पे कॉलम दिया, इसमें आपकी कैलकुलेशन उसी तरह होगी, यानी प्रेशर 5.6 इंटू लेंथ 10 फीट, क्योंकि आप शॉर्टर साइड की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर आपकी ये 10 फीट आएगा, इंटू एल बाई 2 माइनस सी बाई 2, ठीक है। एल बाई 2 क्या होगा, 4.5 फीट बाई 2, तो इसको उसने यानी इकट्ठा करके लिखा हुआ है 4.5 फीट बाई 2, और माइनस जो कॉलम का साइज है हाफ ऑफ कॉलम साइज, तो ये गोया कि यूँ समझें कि 4 फीट 6 इंच है और कॉलम की ये साइड 12 इंच है, तो 4 फीट 6 इंच में से आपने 6 इंच माइनस किया तो आप एज पे आ गए, फेस पे आ गए कॉलम के, इससे ये डिस्टेंस आपका गोया कि 4 फीट आ गया। तो 4 फीट का स्केयर बाई 2 किया होगा, ठीक है, यानी 5.6 इंटू 10 इंटू 4 स्केयर बाई 2, ये 4 वही है, यानी एल बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो ये 448 की फिट मूवमेंट आ गया है फॉर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इस मूवमेंट से आपने आर एंड रो स्टील एरिया निकालना है। रिवाइज द assumed depth if needed and choose the required reinforcement in both direction of footing as explained in the single footing example। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट मेथड।
तो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें सिर्फ उसने मूवमेंट का बता दिया है, बाकी आपने वन वे शेयर, टू वे शेयर चेक ये खुद से करना है। और वन वे शेयर जब चेक करें तो वो भी आपने लेफ्ट एज से, यानी इस फेस ऑफ लेफ्ट फेस ऑफ कॉलम से आपने डिस्टेंस डी मूव करना है, राइट साइड से डिस्टेंस डी मूव नहीं करना बल्कि लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये आपका ओवर हैंगिंग लेंथ ज़्यादा है। सेकंड मेथड क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। सेकंड मेथड ये है कि आप फॉर सेकंड मेथड कैलकुलेट द एरिया ऑफ फुटिंग इन द सेम वे एज एक्सप्लेन द फर्स्ट मेथड। एरिया तो उसी तरह निकालेंगे, जैसे 9/10 आपने एरिया फाइनल किया। अब ये जो एरिया आपने प्रोवाइड करना है ये बिल्कुल सेंटर पे पैड देना है, ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू इसेंट्रिसिटी इसको जैसे हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था इसको एडजस्ट नहीं करना। अच्छा, जब इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी नीचे प्रेशर फिगर यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म में फिर अब आपने देखना है कि वो इन तीनों में से कौन सा केस है, वो डिपेंड करेगी ई की वैल्यू के ऊपर। ई को आप कंपेयर करेंगे L/6 से। अब आप देखें साइज आपने वही लिया, ई की वैल्यू थी 10 इंच, L/6 की वैल्यू थी 20 इंच। इट मीन द शेप ऑफ अपवर्ड सॉइल प्रेशर इज ट्रिपोसाइडल। अब ट्रिपोसाइडल प्रेशर आएगा, यानी जिस तरफ शेड होगा उधर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, इधर प्रेशर ज़्यादा है Q1, इधर प्रेशर कम है Q2। और ट्रिपोसाइडल फॉर्म है तो अब आपने ये वाला फार्मूला जो हमने ड्राइव किया, यानी P/LB प्लस 6M/BL स्क्वायर के जरिए से Q मैक्सिमम भी निकाल लें, Q मिनिमम भी निकाल लें। अब आप देखें जब आपने Q मैक्सिमम निकाला इसमें तो Q मैक्सिमम में ये वैल्यू 6.42 आई, ठीक है, जो कि इफेक्टिव सॉइल प्रेशर से ज़्यादा है। इट मीन्स के हमारी फुटिंग इज़ नॉट सेफ अगेंस्ट सॉइल प्रेशर, के फुटिंग ओवर स्ट्रेस है, ठीक है, सॉइल जो है वो ओवर स्ट्रेस है, उस पर स्ट्रेस ज़्यादा है उसकी बेरिंग कैपेसिटी से, यानी ये बेरिंग कैपेसिटी से हमने इफेक्टिव सॉइल प्रेशर निकाला। तो फिर आप क्या करेंगे, ट्राई अ फुटिंग 9.25 × 13 मीन्स आपने फुटिंग एरिया बढ़ाना है, फुटिंग एरिया को बढ़ाएंगे, ताकि फुटिंग एरिया बढ़ेगा तो फिर आपकी क्यू मैक्सिमम की वैल्यू कम होगी। तो जब ये सेकंड ट्रायल किया 9.25, यानी यूँ समझें कि 3 इंच आपने शॉर्ट साइड बढ़ाई और 3 फुट लॉन्ग साइड बढ़ाई, तो अब जो प्रेशर आया क्यू मैक्सिमम वो 4.22 की पर स्क्वायर फीट आया। और क्यू मिनिमम जो आया वो 3.2 माइनस 1.22 1.98 आ गया मैक्सिमम। उसके बाद आप कैलकुलेट अपवर्ड प्रेशर यूजिंग फैक्टर लोड, देन कैलकुलेट मूवमेंट एंड शियर एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है। एरिया बढ़ा के फिर अब आप इसको डिज़ाइन करेंगे, उसी तरह वन वे शेयर कैलकुलेट करेंगे, टू वे शेयर कैलकुलेट करेंगे, मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे पैड थिकनेस शेयर की कैलकुलेशन के अगेंस्ट और मूवमेंट कैलकुलेशन के अगेंस्ट स्टील कैलकुलेट करेंगे। ये सेकंड मेथड है। नेक्स्ट ये आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एग्जाम, ये असाइनमेंट है, तो ये असाइनमेंट आपने करनी है। 5 न्यूमेरिकल हैं, एक वॉल फुटिंग का है, एक आइसोलेटेड फुटिंग का है, कंबाइंड फुटिंग का है, पीसीसी फुटिंग का है और ये इसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग का है। तो ये आपने 13.8 एग्जाम्पल ये किसी भी मेथड से कर लें, मेथड 1 से या 2 से।